रत्नावती के मुंह से अपना नाम सुनकर कलावती को गुस्सा आ गया। वह बोली, रत्नावती, लगता है जीवन का मोह छूट गया है, इसलिए हमारा नाम लेकर बुला रही हो। रत्नावती बोली, शुक्र मनाइए, हमने आपके नाम के पीछे राजकुमारी लगाया है, वरना आप तो इस लायक नहीं कि आपके नाम के पीछे राजकुमारी लगा दिया जाए। कलावती गुस्से में रत्नावती को देख रही थी। वह एक कदम रत्नावती की ओर बढ़ी तो रत्नावती भी बिना डरे वहीं खड़ी रही। कलावती बोली, कल का सूरज नहीं देख पाओगी। रत्नावती ने कहा, अगर मैं अपने पर आ गई तो कल का सूरज तो आप भी नहीं देख पाएंगी। आपको क्या लगता है आप इस महल में इतना षड्यंत्र रचेंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? आप अपने पति सेनापति सिकंदर के साथ महाराज को धोखा देंगी, महाराज महारानी की कोख उजाड़ देंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोचिए कलावती, माफ कीजिए राजकुमारी कलावती, अगर मैंने महाराज से जाकर आपकी सच्चाई बता दी तो क्या होगा? कलावती बोली, यहां से एक कदम भी नहीं जा सकती। महाराज को सच्चाई बताना तो दूर की बात। रत्नावती ने मुस्कुराकर कहा, इस धोखे में मत रहिए महारानी कलावती कि आप मुझे मार देंगी तो सच्चाई मेरे साथ ही मर जाएगी। मानती हूँ कि मैं राजकुमार रणविजय की दासी हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ दासियां हैं और मैं अपनी दासियों से कहकर आई हूँ कि अगर मेरी मौत की खबर सुनो तो जाकर महाराज को मेरा संदेश दे देना। यह सुनकर कलावती गुस्से में रत्नावती को देख रही थी। रत्नावती ने कहा, आज आपने मुझे छांटा मारा, मैंने सह लिया। आज के बाद मुझे राजकुमार रणविजय से दूर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। जितना प्रेम आपने विजयगढ़ के सिंहासन से किया है ना, उससे ज्यादा प्रेम मैं राजकुमार रणविजय से करती हूँ। अगर आपने मुझे राजकुमार से दूर करने की कोशिश की तो यकीन मानिए मैं महाराज को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी, और मुझे मारने की कोशिश की तो मेरी दासियां बता देंगी। इतना कहकर रत्नावती जाने लगी तो कलावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र से विवाह करने के सपने देख रही हो? रत्नावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आंखों में थोड़ा सा पानी, क्योंकि शायद वह अपनी हैसियत जानती थी। उसने पलटकर कलावती को देखा और बोली, विवाह तो मेरा उनसे कभी नहीं हो सकता। इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी नहीं है, और मेरा प्रेम इतना छोटा भी नहीं कि मैं उनके विवाह में अड़चन पैदा करूं। पर जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक मैं निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करूंगी, और मेरी सेवा की कोई सीमा नहीं है। यह आप कल रात देख चुकी हैं। जानती हूँ बदले में राजकुमार मुझे कभी प्रेम नहीं करेंगे, फिर भी प्रेम तो प्रेम होता है, उसमें न सीमा होती, न गहराई होती, न उसे माप सकते, बस महसूस कर सकते हैं, और मैं राजकुमार को महसूस करती हूँ। कहते हुए रत्नावती की आंखें नम हो गईं। वह भावुक हो गई थी। कलावती के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आई। उसे इतना तो समझ आ गया कि रत्नावती जितनी बुद्धिमान है उससे ज्यादा प्रेम में बेवकूफ है। कलावती ने अगले ही पल एक कदम चलकर रत्नावती की बाजू पर हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बेटे से इतना प्रेम करती हो। तुम तो जानती हो एक दासी और राजकुमार का विवाह कभी नहीं हो सकता। रत्नावती ने अपने आंसू पोंछे और कलावती को देखकर बोली, लेकिन एक नृत्यिका और महाराज का विवाह हो सकता है। रत्नावती ने कलावती की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। कलावती ने जैसे तैसे अपने क्रोध को नियंत्रित किया और बोली, देखो रत्नावती, यह बात तुमने सही कही कि प्रेम की सीमा नहीं होती, और शायद प्रेम अगर सच्चा हो तो विवाह तक भी पहुंच जाता है। तभी तो मेरे पिता ने मेरी मां से विवाह किया था। तुम्हारे प्रेम को देखकर मेरा भी हृदय चाह रहा है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो जाए। रत्नावती की आंखों में चमक आ गई। वह नहीं जानती थी कि कलावती उसे बहका रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कलावती की बातों पर शक हो रहा था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कलावती ने कहा, लेकिन तुम यह बताओ, तुम्हारा विवाह रणविजय से कैसे होगा? रणविजय तो ऐशो आराम में डूबा रहता है। कल प्रतियोगिता है, अगर वह प्रतियोगिता नहीं जीता तो कभी भी विजयगढ़ का राजकुमार घोषित नहीं होगा, और अगर राजकुमार घोषित नहीं होगा तो सिंहासन कैसे मिलेगा? क्या तुम नहीं चाहती कि रणविजय इस साम्राज्य का महाराज बन जाए? एक बार वह महाराज बन गया तो वह कोई भी निर्णय लेगा, कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा।
सोचो रत्नावती, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे रणविजय को विजयगढ़ का सिंहासन मिलना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके महाराज बनने के बाद वह तुमसे बिना किसी अड़चन के विवाह कर सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा प्रेम इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने? रत्ना ने हाँ में गर्दन हिलाई। कलावती बोली, तो बस तुम उसे समझाओ, मैं तुम्हें उससे दूर नहीं करूंगी, आजीवन तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके रणविजय को समझाना होगा कि उसके लिए सिंहासन पहले है। एकमात्र यही तरीका है तुम्हारे और उसके विवाह का। अगर वह महाराज बन गया तो तुमसे विवाह करेगा और कोई भी उसे यह विवाह करने से रोक नहीं सकता। रत्नावती ने हाँ में गर्दन हिलाई और पलटकर जाने लगी। कलावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह खुद से बोली, एक बार मेरा पुत्र महाराज बन गया तो सबसे पहले तुम्हारी ही गर्दन धड़ से अलग करूंगी। वहीं रत्नावती को कलावती की बात समझ आ गई थी। ये बात तो सच थी। अगर एक बार रणविजय महाराज बन जाता तो कोई भी उसे कोई भी निर्णय लेने से नहीं रोकता, लेकिन समस्या तो यही थी कि उसके अंदर महाराज बनने के गुण नहीं थे। अगली सुबह विजयगढ़ में घोषणा हो गई थी कि आज प्रतियोगिता का आयोजन है। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा वह विजयगढ़ के सिंहासन का दावेदार हो जाएगा। देखते ही देखते एक मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका था। वहां आसपास के राज्यों के राजकुमार थे, राजकुमारियां थीं। सब महाराज सूर्यकांत के आने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार महाराज सूर्यकांत नीलकमल के साथ वहां जाकर बैठ गए। उन्होंने सेनापति सिकंदर को देखकर कहा, प्रतियोगिता शुरू की जाए। थोड़ी ही देर में वहां प्रतियोगिता शुरू हो गई। रणविजय तलवार लेकर मैदान में मौजूद था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में भी तलवार थी। तलवार की प्रतियोगिता में अगर रणविजय जीत जाता तो उसे आगे की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता। रणविजय के सामने जो तलवार लेकर खड़ा हुआ था उससे सिकंदर ने पहले ही कह दिया था कि वह हार जाए, वरना रणविजय उससे भी नहीं जीत पाता, क्योंकि उसने गुरुकुल में बस समय व्यतीत किया था, ज्यादा कुछ सीखा नहीं था। और जैसा सिकंदर ने सोचा था वैसा ही हुआ। रणविजय उस तलवारधारी इंसान से लड़ने लगा और देखते ही देखते जीत भी गया। पूरे मैदान में जो लोग बैठे हुए थे वह लोग ताली बजाकर रणविजय को बधाई देने लगे। थोड़ी देर बाद रणविजय ने अपना धनुष का प्रदर्शन किया, उसमें भी रणविजय जीत गया। उसके बाद उसने भाले का प्रदर्शन किया, उसमें भी रणविजय जीत गया। आसपास के राज्यों में से तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह रणविजय के सामने आकर खड़ा हो जाए, और महल में जितने भी योद्धा थे उन सबको सिकंदर ने पहले ही खरीद लिया था। देखा जाए तो सूर्यकांत को पता ही नहीं था कि उसके राज्य में हो क्या रहा है। धीरे धीरे सारी सत्ता सिकंदर के हाथ में आ गई थी। जो कि सिकंदर महाराज का बहनोई था, इसलिए अपनी मनमानी करता था। आखिरकार रणविजय सारी प्रतियोगिता में जीत गया। सूर्यकांत और नीलकमल दोनों ही खुश थे। सिकंदर ने घोषणा करते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, रणविजय ने अपनी सारी परीक्षाओं को पार कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई रणविजय से टक्कर लेना चाहता है तो वह बताए, नहीं तो हम रणविजय को आज ही विजयगढ़ का भावी महाराज घोषित कर देंगे और महापुरोहित के विचार विमर्श करने के बाद बहुत जल्दी उसका राज्याभिषेक भी हो जाएगा। महापुरोहित सिकंदर को गुस्से में देख रहे थे। महापुरोहित ने पूरी प्रतियोगिता देखी थी। देखकर ही पता चल रहा था कि रणविजय को इतना नहीं आता जितना सबके सामने दिखाई जा रहा है। महापुरोहित ने सूर्यकांत को देखा, जो मुस्कुराकर प्रतियोगिता की ओर देख रहे थे। महापुरोहित ने सिकंदर को देखा, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। नियम के तहत अगर किसी ने भी रणविजय को नहीं ललकारा तो रणविजय को ही विजयगढ़ का राजकुमार घोषित कर दिया जाएगा। और महापुरोहित ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। बेशक वह यह नहीं जानते थे कि रणविजय सूर्यकांत का बेटा नहीं है। अगर यह जानते तो किसी भी हालत में रणविजय को राजकुमार घोषित होने नहीं देते। वहीं सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार फिर घोषणा करते हुए कहा, अगर कोई रणविजय को ललकारना चाहता है तो ललकार सकता है, अन्यथा आने वाले कुछ क्षण में इसे विजयगढ़ का राजकुमार घोषित कर दिया जाएगा। कुछ देर तक उस मैदान में सन्नाटा पसरा रहा और तभी एक शूरवीर योद्धा मैदान में
रणविजय के सामने कूद गया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने अपने चेहरे को कपड़े में ढका हुआ था। उसने एक नजर सिकंदर को देखा और बोला, मैं राजकुमार रणविजय को ललकारता हूं। ये देखकर सिकंदर की भौहें तन गईं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह यह भी नहीं जानता था कि जिसने रणविजय को ललकारा है वह कौन से राज्य का राजकुमार है, लेकिन उसे अब थोड़ा सा डर हो गया था, क्योंकि विजयगढ़ के राजकुमार को ललकारने का सीधा अर्थ यह था कि वह विजयगढ़ पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। अगर उसने रणविजय को हरा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसके चेहरे पर शिकन आ गई, जबकि महापुरोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट। वह खड़े हुए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ तुम कौन से राज्य के राजकुमार हो? वह योद्धा बोला, क्या मेरे परिचय देने से राजकुमार रणविजय की योग्यता साबित होती है? आचार्य को उस योद्धा का जवाब बहुत पसंद आया। वह बोला, हमारा रणविजय हर प्रकार से सक्षम है। वह तुम्हें तलवारबाजी में जरूर हरा देगा। उसके बाद तो अपना परिचय दोगे ना युवक? योद्धा ने हां में गर्दन हिलाई। वहीं रणविजय को गुस्सा आ रहा था। वह पहले ही यह सब करके थक गया था और अब ऐसे में किसी का उसे ललकारना उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। रणविजय बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना अगर मैं लड़ा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उस योद्धा ने कहा, मुझे अपना सिर धड़ से अलग करवाना है, लेकिन सिर को धड़ से अलग करने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, अपनी योग्यता साबित करनी होगी। कहकर उस युवक ने रणविजय की तलवार पर तलवार मारी। रणविजय एक ही प्रहार में समझ गया कि यह युवक उसे टक्कर दे सकता है। अब रणविजय भी पूरे जोश में उससे लड़ने लगा। पूरे मैदान में तलवार के टकराने की आवाज आ रही थी। महापुरोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह उस युवक के अंदर एक योद्धा को देख रहा था, जबकि रणविजय तो उसे पहले से ही पसंद नहीं था। वहीं अखंड भी हैरानी से उन्हें ही देख रहा था। अखंड भी रणविजय को ललकार सकता था, लेकिन क्योंकि वह दुनिया की नजरों में सिकंदर का पुत्र था, इसीलिए उसका ललकारना नियम के विरुद्ध माना जाता। लेकिन अखंड भी हैरानी से उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। रणविजय पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, जबकि वह युवक अपनी तलवारबाजी का परिचय दे रहा था। और अगले ही पल रणविजय ने उस युवक के पैर पर प्रहार किया। वह युवक थोड़ा सा उछल गया और घूम गया, और उसी के साथ रणविजय के हाथ में उस युवक की पगड़ी आ गई। वह कोई युवक नहीं था, देवयानी थी। उसके बाल पूरी सभा में खुल चुके थे। उसके हाथ में तलवार थी जो रणविजय की ओर थी। रणविजय ने देवयानी को देखा तो देखता ही रहा। देवयानी सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अगले ही पल रणविजय ने हंसकर कहा, यह प्रतियोगिता पुरुषों के लिए है। इतना कहकर रणविजय थोड़ा पीछे हटा तो देवयानी ने रणविजय की गर्दन पर तलवार लगाकर कहा, प्रतियोगिता पुरुष या स्त्री की नहीं हो रही, योग्यता की हो रही है। और तभी रणविजय ने सामने बैठे सूर्यकांत, सिकंदर और पुरोहित की तरफ देखकर कहा, यह स्त्री है और मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। इतना कहकर उसने तलवार नीचे फेंक दी। रणविजय खुश था, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर और लड़ता तो देवयानी से हार जाता, और देवयानी से हारने का सीधा सीधा मतलब यह था कि देवयानी भी विजयगढ़ के सिंहासन की दावेदार हो जाती। रणविजय खुश था कि वह किसी पुरुष से नहीं, स्त्री से लड़ रहा है, जिसकी आड़ में वह पीछे हट सकता है। इतने में देवयानी ने सूर्यकांत की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी देवयानी हूँ। आप स्वयं बताइए कि यहाँ परीक्षा योग्यता की हो रही है या स्त्री और पुरुष की? अगर आपका युवराज एक स्त्री को नहीं हरा सकता तो पुरुष को क्या हराएगा? इतना कहकर उसने रणविजय को देखा, और रणविजय गुस्से में उसे ही देख रहा था। राजकुमारी देवयानी के सीधे सवाल का महाराज सूर्यकांत क्या जवाब देंगे, और क्या देवयानी को सिंहासन के दावेदार के रूप में स्वीकार किया जाएगा?